नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इस विशेष प्रसारण, इस विशेष कार्यक्रम 10 का दम में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर बाद यानी करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो तमाम सवाल उठे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो तमाम चर्चा हुई, उसका जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री का आज का ये भाषण बहुत खास है, बहुत अहम है, कई मायनों में अहम है। यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और जब बजट सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक कह सकते हैं कि उसका आईना होता है, प्रतिबिंब होता है, और उस पर प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखते हैं, जब उसका उत्तर देते हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जब बोलने के लिए उतरेंगे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 10 साल में संसद में उनका 10 साल के जो उनका कार्यकाल है उसमें संभवतः ये उनकी आखिरी स्पीच हो सकती है। लोकसभा में उनकी आखिरी स्पीच हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश बहुत जल्द चुनावी जो है दौर में जाने वाला है, चुनावों का ऐलान होगा जल्दी। और जबकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो आज उनके सामने जो है वो 10 साल का एक तरह से कार्यकाल होगा। सिर्फ ये बजट नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में ये सरकार ने क्या कुछ किया है, हिंदुस्तान, देश, भारत कहां से कहां तक पहुंचा है, ये सब प्रधानमंत्री शायद इशारों इशारों में इसका एक खाका पेश करें। बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी गारंटी, जो वादे किए, वो वादे पूरे करके एक बार फिर जो है चुनावी वो अखाड़े में उतरेंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास आज जो है वो देखने लायक होगा। राष्ट्र मंदिर से लेकर राम मंदिर तक जो जो गारंटियां, जो जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, उनको प्रधानमंत्री ने पूरा किया, इस सरकार ने पूरा किया। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम सवाल उठते थे, और उसके अलावा देश में जो अन्य मोर्चों पर, और ख़ास करके सुरक्षा के मोर्चे पर, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या फिर राम मंदिर को लेकर जो तमाम चुनौतियां थी, या जो बीजेपी ने जो अपने वायदे किए तो उन वायदों को लेकर बीजेपी के सामने जो चुनौतियां थी, उन सबको पूरा करके आज जब प्रधानमंत्री विपक्ष के सामने उतरेंगे तो उनका आत्मविश्वास देखते ही बनेगा। यूँ भी इस सरकार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक रहे तब तक उनकी सरकार के सामने कई बार अविश्वास प्रस्ताव और चुनौतियां पेश की गई। विपक्ष ने कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की, खास करके ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे विदेशी अखबारों में उठते रहे। ठीक संसद के सत्र से पहले एक एक करके कोई ना कोई मुद्दा विदेशी अखबारों में उठा और उसको लेकर संसद में विपक्ष ने इस सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। लेकिन हर बार विपक्ष नाकाम रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने, याद होगा आपको, कुछ समय पहले जब वो संसद में दहाड़े थे तो उन्होंने कहा था एक अकेला सब पर भारी, और उन्होंने एक तरह से संदेश दे दिया था कि वो अकेले विपक्ष की तमाम सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिए अकेले पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। और आज कहीं ना कहीं एक बार फिर ये मैसेज ज़रूर होगा, क्योंकि मत भूलिए कि इस वक्त समूचा विपक्ष बीते 6 महीने से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाएं तो एक सामूहिक ताकत बनकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती रखें। हालांकि वो ताकत जो है वो बिखरती हुई दिख रही है, जिस तरह से इंडिया अलायंस लगातार बिखर रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत हो रहा है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही एनडीए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी, या यूं कह सकते हैं सबसे पुराने साथियों में से एक, जेडीयू बिहार में, जो एनडीए से अलग हो गया था, वो एक बार फिर से एनडीए के साथ है, जबकि कांग्रेस के साथ उसके जो सहयोगी दल थे वो एक एक करके बिखर रहे हैं, छिटक रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण पर सबकी निगाहें होंगी और हम इस भाषण का आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भाषण, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने जब 15 अगस्त को जब वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे थे, तभी उन्होंने ये कह दिया था कि अगली बार, यानी कि 11वीं बार जब वो लाल किले पर आएंगे तब वो जो है 11वीं बार भी वही तिरंगा फहराएंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जब वो अगली बार आएंगे तो भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं, और चाहे वो चुनावी मौका हो या ना हो, और इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको हम लगातार बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीधा सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार रामकृपाल जी आपका। रामकृपाल जी, 10 का दम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कदम तो खैर कई चले होंगे, 10 कदम तो नहीं होंगे, लेकिन 10 का दम जो है उनके पीछे वो दिख रहा है, क्योंकि 10 साल की जो उनकी उपलब्धियां हैं, आज उन उपलब्धियों से भरे हुए प्रधानमंत्री, उन उपलब्धियों के कारण आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री भरे होंगे। क्या कुछ आपको लगता है आज वो खाका देश के सामने रख सकते हैं? जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने चीजों को रखा है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। बस उसमें इतनी एक चीज मैं जोड़ता हूं, जब भी कोई अवसर आता है प्रधानमंत्री जी के सामने बोलने का, तो वो सिर्फ अतीत की उपलब्धियां नहीं गिनाते हैं, बल्कि वो भविष्य की रूपरेखा भी रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 से 24 तक की तो वानगी रहेगी उनके भाषण में, लेकिन 24 साल बाद का जो हिंदुस्तान है, 2047 का, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी 2010 से 14 से 24 की बात करते हैं, तो साथ ही उस पर कम उनका जोर रहता है कि ये बताने पर कि अब तक मैंने क्या किया। उनका ज्यादा जोर रहता है कि 2047 में विकसित भारत के लिए हमें क्या करना है। और जिस अदम में उत्साह और अदम में, जिसको आप कह रहे हैं, विश्वास से वो भरे हुए हैं, वो हर मौके पर, जब भी ऐसा मौका आता है तो ये बात कहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इसमें उपलब्धियों की चर्चा भी होगी, आने वाले चुनौतियों के लिए कमर कसने की एक आह्वान भी होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी को मैं अगर एक लाइन में कहूं तो वो है कि हम जहां पहुंचे कामयाब आए। तो मोदी जी ने जिस तरह से आपने तो 15 अगस्त की बात की, अभी भी हाल में जिस दिन संसद का बजट शुरू हो रहा था, संसद के बाहर उन्होंने कहा कि पूरा बजट जो है हम जुलाई में पेश करेंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से वो अच्छा भी है। और जो फिजाएं हैं, जो देश में जो माहौल है, मैंने 14 में देखा था, संशय था क्या होगा क्या नहीं होगा। 19 में भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता थी, लेकिन अब 24 में मुझे नहीं लगता कि उनके विरोधी भी अब इस संकोच कोई कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मामला बहुत साफ है। तो आज जो भी चर्चा हुई है, जो भी तमाम तरह से विपक्ष के लोगों ने जो शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की हैं, इसमें निश्चित रूप से मोदी जी उसका जवाब देंगे। और जैसा मैंने कहा कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी चीज है कि उनका हमेशा सिद्धांत रहता है कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने के पीछे कहीं ऐसा न हो कि हम भविष्य की चुनौतियों के प्रति गफलत में आ जाएं। भविष्य की चुनौतियों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। और मैं अपेक्षा रखता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी आज तक के अपने, जैसा आपने कहा कि शायद उनका लोकसभा में अंतिम होगा वक्तव्य, तो ये सब इस दौर के लिए, तो ये सब तो गिनाएंगे ही, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि एक बात तो बजट के दिन ही मोदी जी ने इस देश में चैलेंज किया है। उन्होंने, देखिए, बजट के दिन सब लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि ये चुनाव के पहले का है, लॉलीपॉप होगा, फ्रीबीज की भी कुछ होगी। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मोदी अपने किए गए काम और अपनी नीतियों के, ये उनका एक, जिसको कहते हैं कंटिन्यूएशन है, एक निरंतरता है। मैं अपने किए गए काम पर आ रहा हूं, मेरे हाथ में कोई फ्रीबीज या कोई इस तरह की चीजें नहीं है, तो मुकाबला इससे होना चाहिए। एक उन्होंने नए कल्चर का भी आह्वान किया है। रामकृपाल जी, सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने इस देश में कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लंबी राजनीति देखी है। ये जो कुछ है, शायद ऐसे उदाहरण मुझे तो याद नहीं, शायद आप अगर याद करा सके कि ठीक है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश में पहले भी हुए, कई हुए हैं, लेकिन चुनाव के वक्त सबकी घोषणाओं में, सबके वादों में, सबके पिटारों में, खास करके बजट के पिटारे जो होते हैं, उनमें चुनावी चिंता दिखती है, कुछ ना कुछ चुनावी लॉलीपॉप होती हैं। लेकिन 2019 में, 2024 में, अब जो है 2019 में भी हमने देखा, उम्मीद कर रहे थे शायद प्रधानमंत्री कोई चुनौतियों से जो है ये इस तरह से नहीं टकराएंगे। आपको ये भी याद होगा, जीएसटी जब आई थी तब भी बहुत से लोग कह रहे थे कि जीएसटी ये वक्त नहीं है क्योंकि कुछ टीथिंग प्रॉब्लम होंगी, तो जीएसटी से अभी बचना चाहिए क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद उनका रिस्क कैलकुलेटेड होता है, या उनको अपनी सरकार के जो कार्यक्रम है उन पर पूरा भरोसा है, जनता पे भरोसा है। आखिर कोई तो चीज होगी कि लोकप्रियता के बावजूद वो इतना रिस्क लेते हैं।
देखिए, मैं जो आप कह रहे थे, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, मैं खुद आश्चर्य। मैं जानता था कि उनका आत्मविश्वास, मैं जानता हूं कि आने वाला समय रिजल्ट क्या होगा, मैं भी जानता था। लेकिन देखिए, जो पहली बार सत्ता में आता है, तो कुछ करके नहीं आता है। हम्म। तो उस पर तो लोग एक उम्मीद जताए रहते हैं कि शायद अच्छा करेगा। लेकिन जब वो दोबारा चुनाव लड़ने जाता है तो कुछ न कुछ वो उसमें डर रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी मेरे पीछे खड़ी होगी, थोड़ा बहुत जनता को कुछ खुश करने के लिए इमीडिएट कर दो। अमूमन जितने भी बजट सत्ता के पहले बनते रहे हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, वो कुछ न कुछ लॉलीपॉप हमेशा देती रही हैं। आप तो 14 में, 19 में थोड़ा सा किसानों के लिए किया गया था, वो जो किसानों को पैसे वैसे की बात हुई थी। तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं कुछ निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग थोड़ा बहुत होगा, कुछ लोग टैक्सेशन का। लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं देंगे, एकदम खाली हाथ, कि हम आपके सामने अब तक के किए गए काम लेके आए हैं, और अगर दोबारा आएंगे तो फुल फ्लेज बजट हम जुलाई में हम्म। लाएंगे। ये बहुत ही बड़े साहस की बात है। वरना 10 साल की सत्ता में रहने के बाद कोई भी आदमी सोचता है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, कहीं कुछ हो सकता है। मैंने इतना अदम्य भरोसा जिसको कहते हैं ना, कि इतना कॉन्फिडेंस, और कि कुछ नहीं दे रहा हूं, और एक तरह से अपरोक्ष रूप से भारतीय राजनीति के तमाम क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों को चुनौती है कि अगर हिंदुस्तान में भारत को बनाना है एक विकसित राष्ट्र, तो अपनी नीतियों के सहारे आइए और लड़िए, नीतियों और काम। हम्म। तो ये जो है, और उन्होंने राम राम कहा, जो राम राम कहा वो भारतीय, मैं कहता हूं, सांस्कृतिक अस्मिता की एक पहचान है। तो काम प्लस राम, और जैसा मैंने कहा, नो फ्रीबीज, नथिंग डूइंग, आइए लड़ें। तो ये जो मोदी जी में एक साहस है, अभी तो खैर आज 5 बजे उनका भाषण होगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, मोदी जी के अंदर हमेशा एक 2047 का भारत सबसे पहले होता है। अपना बखान बाद में होता है, अपनी चीजें गिनाएंगे, गिनाने की जरूरत नहीं, तो जनता हम्म। देख रही है। जो कुछ बना है, मंदिर अगर बना है, उसमें जनसंघ से लेकर के बीजेपी में की जो उनके मैनिफेस्टो में रहा है, बड़ा ओपनली रहा है, कोई हम्म। लुका छिपा नहीं है। और जो उन्होंने काम किया है, महिलाएं कहती हैं कि हमको इज्जत घर से रसोई घर, और रसोई घर में भी राशन, हम्म। और पक्का मकान, नल से जल, गैस कनेक्शन। ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो भी गांव में भी एक महिला सुबह उठेगी ना, जिस चीज से भी टकराएगी तो उसे केंद्र और मोदी सरकार नजर आता है। बिल्कुल। तो ये एक मैं कह रहा हूं कि जो कॉमन मैन तक बिना कुछ कहे, जब चीजें आपकी, जो काम किया है वो काम ही घंटी बजाते हैं नाम की, कि हाँ भाई ये किसका है, मोदी जी ने दिया है। तो मैं जो एक बात कह रहा हूं कि वो तो है, प्लस उनकी एक तड़प है कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा। उसके लिए चाहे वो ग्रीन एनर्जी फ्रंट पर हो, जितनी भी चीजें अचीवमेंट हैं, उसको मोदी जी, मुझे लगता है जरूर उस पर भी रोशनी डालेंगे। बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगा 2047 की जो आप बात करें, क्योंकि बहुत बार बार प्रधानमंत्री, एक बार नहीं बार बार वो 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं। उनका जो विजन है, नेताओं के बारे में माना जाता है, नेताओं के जो विजन होता है बड़ा शॉर्ट टर्म विजन होता है, और सामने अगर चुनाव हो तो उनको चुनाव ही दिख रहा होता है, चुनाव के आगे नहीं दिख रहा होता। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव नहीं देख रहे, 2029 का भी चुनाव नहीं देख रहे हैं, वो 2047 का भारत देख रहे हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा। और शायद इसीलिए ऐसे नेताओं को विजनरी नेता बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म नहीं, जिनकी जो साइट होती है वो दूरदृष्टि होती है। लेकिन जैसा अभी रामकृपाल जी ने भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने बाहर जब पत्रकारों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगला बजट जो है हम जुलाई में फुल टर्म बजट रखेंगे, क्योंकि मालूम है सबको मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि जुलाई में एक बार फिर उनकी सरकार होगी और वो बजट रखेंगे। और इससे पहले उन्होंने 15 अगस्त पे कहा था कि अगली बार जब यहाँ से झंडा फहराऊंगा, तो उसका उन्होंने जिक्र किया था। और पिछले हफ्ते ही जब वो भारत मंडपम में गए थे तो वहां भी उन्होंने इस तरह से आत्मविश्वास से भरी बात की थी। कदम कदम पर वो जो आत्मविश्वास है बार बार झलकता है। जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में क्या कहा था। दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में
चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। तो आपने देखा, इसी के लिए हम कह रहे हैं 10 का दम। ये 10 साल में जो कुछ उपलब्धियां हैं सरकार की, जो कुछ सरकार ने काम किया, ये उस उपलब्धियों का जो है, ये जो कुछ है उसका आत्मविश्वास प्रधानमंत्री के उनके चेहरे पर झलकता है, उनके बार बार के भाषणों में दिखता है। और वो अक्सर ये भी कहते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि देश की जनता जो है उसकी नब्ज क्या है, वो देश की जनता को समझते हैं। और अक्सर प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि मैंने जो है ये जो तप किया है, ये जो लंबा तप किया है जनता के बीच में रहकर, इसके कारण मैं ये समझता हूं कि देश की जनता के मन में क्या है और उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। और इस सरकार को अक्सर एक मुद्दे पर जरूर घेरने की कोशिश हुई बार बार, और बीते 10 साल में बल्कि कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ शायद 1-2 मुद्दे ऐसे रहे होंगे जिनको घुमा फिरा के विपक्ष ने लगातार उन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन उन मुद्दों पर भी वो घेर नहीं पाए। उन्हीं में से एक मुद्दा बेरोजगारी का है कि बेरोजगारी पर, कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, इस तरह से ये कहा गया। और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस तरह से इस पर पलटवार करते हैं, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, हो सकता है, बहुत संभव है कि आज के उनके भाषणों में विपक्ष जो मुद्दे उठाने की कोशिश करता है उस पर भी वो एक बार पलटवार उनका जरूर शायद दिखाई दे। जरा सुनिए प्रधानमंत्री को। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से चुटेले अंदाज में व्यंग भी कसते हैं विपक्ष पर, और अपने विशेष अंदाज में जो है वो विपक्ष को चित करते हैं। इसी तरह से वो जब उनको मौका मिलता है विपक्ष की इस तरह से बखिया उधेड़ते हैं। और यहाँ भी आपने देखा किस तरह से उन्होंने बंदूक के लाइसेंस की बात करके यूपीए सरकार के दौरान में बेरोजगारी पर क्या कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने व्यंग कसा था। काका हाथरसी भारत के जाने माने हास्य कवि रहे, उनको भी प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कुछ इसी तरह से उन्होंने व्यंग बाण विपक्ष पे कसे थे। सुनिए जरा। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। काका हाथरसी को याद करके उन्होंने बताया कि देश जो बढ़ रहा है विपक्ष उसको ना समझ पा रहा है ना देख पा रहा है, जबकि भारत जो है भारतीयों के पुरुषार्थ 140 करोड़ के पुरुषार्थ से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। एक और उनकी आपको छोटी सी एक बाइट सुनाते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद भवन के अंदर, कैसे उन्होंने विपक्ष पर हमला किया था। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। तो जो मोदी पर भरोसा है देश का, वो इनकी समझ के दायरे से बाहर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियों और टेलीविजन के चमकते चेहरों की वजह से नहीं है। तो सवाल ये क्या है? रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े। रामकृपाल जी, अक्सर ये माना जाता था, और अब तो वो दौर बीत चुका, लेकिन आपने भी वो दौर, आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब ये माना जाता था कि भाई मीडिया जो है, चाहे वो अखबार हो, टेलीविज़न हो, वो नेताओं को बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनकी छवि बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि अखबारों की सुर्खियों से नहीं, टेलीविज़न के चमकते चेहरों से जो है उनका जो भरोसा जनता के बीच कायम हुआ है, वो इससे बिल्कुल परे है, जिसको विपक्ष नहीं समझ पा रहा। आखिर क्या चीज़ें हैं जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा? देखिए, बिल्कुल सही मोदी जी कह रहे हैं। और अभी इसके पहले जैसे मैंने हल्का सा जिक्र किया है, मैं आपको एक चीज बता दूं। अशोक जी, आपने भी गांव देखा है, जानते हैं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे या गांव में, बहुत दिनों तक गांव में सुबह से उठता है जब एक आदमी, तो उसको उसके सामने जितने भी तरह के जो कहते हैं ना द्वंद होते हैं, वो सबके सब कहा, लेखपाल पटवारी से लेकर के वो जिला कलेक्टर तक और तहसील तक, और वहां से होते हुए स्टेट कैपिटल तक। कहने का अर्थ यह है कि हर जगह राज्य सरकार और वहां के लोग ही दिखाई पड़ते थे उसको। केंद्र का मतलब होता था, अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए या रेलगाड़ी में बैठे, तब लगता था ये केंद्र सरकार की। आज की तारीख में जो मोदी जी कह रहे हैं कि वो टेलीविजन और अखबार नहीं, आज की तारीख में जैसा मैंने बताया, एक गांव का आदमी जब वो इज्जत घर से लेके, मैंने कहा ना रसोई घर, और जब उसमें राशन भी रसोई घर में सरकार का आता है, और जो जिन महिलाओं के नाम कभी संपत्ति नहीं होती थी, आज मकान उनके नाम पर है, सिलेंडर है, सारी चीजें हैं, तो क्या होता है, सवेरे से उठ करके रात तक मोदी जी जानते हैं कि उस महिला ने, जिसने हमेशा लकड़ी बीनने में, रोटी बनाने के लिए अपना दिन गुजारा होगा, उसको अगर मैंने सिलेंडर दिया है, तो वो जब जब सिलेंडर के पास बैठेगी तब तब उसे याद आएगा कि हाँ, ये सरकार ने उसके लिए काम किया है। तो बेसिक उनका यही कहना है कि वो कोई मीडिया के, टेलीविजन या अखबारों के माध्यम से नहीं, वो गांव घर में, हर घर में, वो मैंने कहा ना कि इज्जत घर से लेकर के रसोई घर तक मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। नल पे दिखाई पड़ते हैं, छत पे दिखाई पड़ते हैं, और अभी जब 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे घरों पर, ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिक बात इसकी है कि वो अपने काम पर उनको भरोसा है, और उन्होंने गरीब की झोपड़ी से लेकर के मध्य वर्ग तक जो काम उन्होंने किया है, तो उनको है कि मेरा काम तो उनके यहाँ पहुंचा है। वो महिला को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना सिलेंडर देखेगी, नल देखेगी, घर देखेगी, बाथरूम देखेगी, किचन देखेगी, और वहां पे जो राशन उसको मिल रहा है वो देखेगी। तो किसी टेलीविजन या किसी अखबार की जरूरत नहीं कि मोदी जी ने किया है। तो उनका किया हुआ काम एक गरीब
और औसत मध्य वर्ग के जीवन में अंतर्निहित हो चुका है। वो उसको भोग रहा है, उसका फल चख रहा है। तो मोदी जी ने जो पेड़ लगाया है उसका फल वो चख रहा है। इसलिए उसको किसी विपक्ष के नेता को जाकर के, और यही मोदी का फायदा है कि जब विपक्ष के लोग कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो वो वोटर सोचता है अरे मैं तो उसी घर में रह रहा हूं जो मोदी जी ने बनवाया है, और ये कहते हैं घर बना ही नहीं। तो झूठा कौन निकलता है। और इसीलिए मैं कहता हूं परिश्रम की नकल नहीं होती है। परिश्रम और साफ, जिसको कहते हैं ईमानदार छवि और ईमानदार नीयत की नकल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मोदी जी का चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है, इसीलिए मुश्किल काम है। और जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर आदमी की किसी व्यक्ति की जिंदगी में जब फर्क पड़ता है तो उसको महसूस होता है। और रोजाना की और रोज की जो आपने कहा रोज की जो जद्दोजहद होती है, अगर वहां पर सरकार उसके लिए कुछ छोटे छोटे काम भी करती है, वो भी उसके लिए एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। और यही भरोसा है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि दरअसल जो है जनता का कनेक्ट उनके साथ है। लेकिन रामकृपाल जी, जब 2047 की बात करते हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एक समझा जा सकता है, क्योंकि बार बार ये बात भूलनी नहीं चाहिए, जिस दिन वो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जो है वो पूरा करके आते हैं, अगले दिन वो प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना के ऐलान करते हैं कि कैसे 1000 जो है 1 करोड़ घरों में कैसे निःशुल्क बिजली मिले और गरीब लोगों को। क्योंकि बिजली को देने के 2 तरीके हम देखते हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि एक तो है कि बिजली मुफ्त कर दो, बिजली के बिल माफ कर दो, एक तो ये तरीका जो बड़ा पॉपुलिस्ट मेजर है। लेकिन उसके तुलना जो है एक ये मेजर है जिसमें लोगों को सशक्त करना है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है, जिसमें वेस्टेज ना हो, भारत का जो संसाधन है वो बेकार ना हो, लेकिन लोग एम्पावर हो जाएं। तो ये एक जो मॉडल है, ये उनकी सफलता की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक कहानी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, देखिए मोदी जी की जिसका मुकाबला लोग नहीं कर पाते उसमें 2 चीजें हैं। जैसा आपने कहा था, जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो तो मोदी जी ने किया ही। बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैनिफेस्टो में नहीं थे और जनता के सपने में भी नहीं थे, कभी जनता ने नहीं सोचा होगा। आप याद कीजिए 100 साल पहले महात्मा गांधी बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पर गए थे और उन्होंने लिखा था कि भयानक गंदगी है। उनको भी ये विश्वास नहीं था कि कभी इतनी सकरी गलियां कभी चौड़ी हो सकती हैं या कभी हो सकता है। उन्होंने वो व्यक्त किया था, लेकिन ये उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी कभी ये हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि काशी में जो हुआ बाबा विश्वनाथ का, ऐसे ही उज्जैन का कॉरिडोर, अभी देखिए कामाख्या का। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बहुत सारे काम, या जैसे आपने अभी कहा कि देखिए उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 22 जनवरी को रात को लौटे और उन्होंने ये घोषणा की। उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न है, फिर आदरणीय आडवाणी जी को। बहुत ये दर्शाता है कि एक आदमी देश की, राष्ट्र की चिंता के लिए बेचैन है। मुझे तो ताजुब होता है कि वो सोचते कितना है, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं हो जाते। काम के लिए लगातार प्लानिंग करनी पड़ती है। किसी डिसीजन तक पहुंचने के पहले का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा कष्टकारक होता है। उस प्रोसेस से वो कब गुजरते हैं, दिन भर जो आदमी काशी विश्वनाथ में रहा, वहां सारी चीज, सॉरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में रहे, कब उनको समय मिला या पहले से क्या है, लगातार हो जाते रहते हैं। लेकिन आप देखिए उनके एक एक कदम जनता के परसेप्शन से भी बाहर के होते हैं। इसलिए मैं मोदी जी को ये कहता हूं कि अच्छा, सिर्फ अच्छा ही नहीं, बेहतर ही नहीं, वो जो भी करते हैं बड़ा डिफरेंटली करते हैं। और आप कभी, मतलब एक जैसे होता है ना नॉर्मल जो कल्पनाएं होती हैं, चाहे मुख्यमंत्री का नाम हो। अब आप देखिए तीनों प्रदेशों में जो हुआ था, पूरा मीडिया स्पेकुलेशन, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढकाना है, कुछ नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 14 के बाद जब पहली बार महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, तब भी याद रखिएगा कौन कौन हुआ था। और उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, फडणवीस आए, खट्टर आए, योगी आए, कहीं से कोई भी नाम नहीं जानता था। और देखिए कि कितना सफल, कितना सटीक और कितना सही। तो मोदी जी की एक विशेषता यह है जो हम कहते हैं कि वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं काम करने में भरोसा रखते, और इसीलिए वो जो भी अचीव कर रहे हैं हर चीज में वो एक चुनौती देते हैं।
चुनौती किसी व्यक्ति को नहीं, चुनौती अपने लिए लेते हैं और समाज को। और क्रांतिकारी हमेशा सपनों में जीता है, बड़ी लकीर खींचते हैं। अब देखिए पूरा अपोजिशन 2024 के लिए है, 24 के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है और मोदी जी 24 साल आगे की सोच रहे हैं। एक इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको 24 नहीं समझ रहा है, वो 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। आपने जो एक इंटरेस्टिंग बात की, जब आपने भारत रत्न सम्मान की बात की और जो किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की जो पूरी प्लानिंग होती है, जाहिर सी बात है कोई भी एक बड़ा फैसला होता है उसके पीछे एक कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो स्टेप्स भी जो है वो जो प्लानिंग होती है उसके बारे में कोई अनुमान तक नहीं लगा पाता, वो इतनी इस तरीके से होती है। हमने जबकि वो भी दौर देखा है रामकृपाल जी, जब आपने भारत रत्न की बात की तो मैं कहता हूं कि ये जो पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान है उनके लिए कैसे लॉबिंग होती थी, कैसे उनके लिए नाम पहले पता चल जाते थे कि फलाना नाम के लिए लॉबिंग हुई है और इस व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन आज जो है ऐसे अनसंग हीरो। हाँ, सिर्फ पद्मश्री के लिए क्या क्या लॉबिंग होती थी, कहां से चिट्ठी जाती थी, कहां से नाम सिलेक्ट होता था, क्या क्या नहीं होता था। बिल्कुल पूरी लिस्ट में कोई गरीब आदमी, सड़क का आदमी, कोई ऐसा नहीं कि जो ठेला चलाती हो और गांव के लिए वो शौचालय बनवा रही हो, ऐसी किसी महिला का नाम कभी नहीं होता था। तो वही कह रहा हूं उनकी टाइमिंग का भी, क्योंकि जो जैसे कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि लालकृष्ण आडवाणी जी का, जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया तब भी लोग कह रहे थे लालकृष्ण आडवाणी जी को नहीं भारत रत्न दिया, इनको आ गया। उस वक्त भी लोग कह रहे थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, और ऐसे मौके पर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को आडवाणी जी और ने शुरू किया और उनके साथ मोदी जी उनके सारथी के रूप में थे और वो काम पूरा होता है और आडवाणी जी को भारत रत्न देने का, तो टाइमिंग भी उनका बड़ा सोचा समझा, ऐसा लगता है कि वो बड़ी दूर तक सोच के प्लानिंग करते हैं कि कब कौन सा काम करना है। देखिए मोदी जी ऐसे है ना कि वो मोदी जी इतना टाइम नहीं देते ये सब चीजें। ये जो विपक्ष सोचता है ना, जैसे मैं बताऊं, एक इमरती बनाते जाइए, अब वो कोई बाहर से आया कोई विदेशी तो वो लगा देखने उसको, उसने सोचा कि इतनी सारी नलियां हैं, उसमें लिक्विड बह रहा है। अब विपक्ष को क्या लग रहा है, अरे ये क्या हो गया, मोदी जी ने मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ कर दिया। अब बताइए, मोदी जी ने ये सोचा भी नहीं होगा शायद। देखिए मोदी जी एक लंबी राजनीति, आदर्शवाद की राजनीति करते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत शुरू से मोदी जी ने, जैसा मैंने कहा था, मोदी जी काम प्लस राम, दो चीजें होती हैं, पेट और नाक, ये दोनों मनुष्य के लिए उतनी होती है। पेट भर जाता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी की बात आती है। और जो समाज, जो राष्ट्र, अब कोई भी ऐसा दुनिया में राष्ट्र नहीं होगा जो अपनी आइडेंटिटी को भूल करके किसी प्रगति के लिए दौड़े, कभी नहीं होता। तो देखिए इज्जत और रोटी, ये दोनों वो आदमी कर रहा है। कभी उसको कोई नाम नहीं देता, नाम देने वाले तो ये लोग हैं जो तरह तरह की बात करते हैं। अरे एक महापुरुष को सम्मानित किया, आप उसमें मंडल ढूंढ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर में, और आडवाणी जी में आप कमंडल ढूंढ रहे हैं कि तो मंडल और कमंडल को मिला दिया। तो आप सोच का स्तर देखिए, आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये लाते हैं, अच्छा इसमें ये राजनीति रही होगी, ये एंगल रहा होगा। अरे कर्पूरी ठाकुर, ईमानदारी की बात है, सामाजिक आंदोलन रामकृपाल जी जो था वहां पे, पीजेंट्री मूवमेंट के वो जनक थे एक तरह से। रामकृपाल जी आपको रोक रहा हूं सीधे। इस वक्त हम चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई के लिए, सीधे ले चलते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहां पर संबोधन करेंगे। आज जिस तरह कोरोना चल रहा था, अन्य पार्टी कांग्रेस